जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल स्वागत करता हूं आपका यूपी कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की क्लास में। दोस्तों, ये क्लास आपकी आगामी यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी एग्जाम की डेट बहुत पास आ गई है, तो आप लोग अपनी दुगनी रफ्तार से मेहनत को बढ़ाइए और अपने बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी तरह जो है आप अपनी पढ़ाई को और तेजी, अपनी पढ़ाई को एक और रफ्तार दीजिए। तो बिना किसी देरी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो मोटिवेशनल थॉट है वो है, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। दोस्तों, आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, असफलता जीवन में जरूर आती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना कुछ किए आपको सफलता नहीं मिल सकती। ठीक दोस्तों, तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? देखिए, भारतीय संविधान में जो टोटल भागों की संख्या है वो कितनी है? भारतीय संविधान में जो टोटल भाग हैं वो दोस्तों कितने हैं? 22 भाग हैं। उसमें आपका मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 9। जैसे भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। उसी तरीके से मौलिक अधिकार की जो चर्चा है किस भाग में की गई है? देखिए, जो हमारा भाग 3 है ये किससे संबंधित है? हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित। तो मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें की गई दोस्तों? भाग 3 में। इसमें क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा दोस्तों कहाँ है? भाग 3 में मौलिक अधिकार। अगर दोस्तों भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में हमारी किसकी? डीपीएसपी। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी चर्चा कहाँ की गई? भाग 4 में। भाग 5 में दोस्तों किसकी चर्चा की गई है? संघ की चर्चा। संघ की चर्चा कहाँ दोस्तों की गई है? भाग 5 में की गई है। और संघ में दोस्तों कौन कौन से विषय आ जाते हैं आपका? जैसे राष्ट्रपति हो गया। इसमें दोस्तों आपके जो प्रमुख विषय कौन कौन से हो जाते हैं? आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया दोस्तों, आपका क्या? संसद हो गई, संसद। और दोस्तों क्या है आपका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। न्यायपालिका। इन दोस्तों सभी विषयों की जो चर्चा आपकी किस में की जाती? संघ में। अगर दोस्तों बात करते हैं भाग 9 की, तो भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। ठीक दोस्तों, भाग 9 अपना आपका किससे संबंधित है? पंचायतों से। पंचायतों से संबंधित है, से संबंधित, पंचायतों से संबंधित है आपका भाग 9। ठीक दोस्तों, तो ये आपको सारे 22 भाग याद होने चाहिए। इससे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ निहित है? यानी जो भारतीय संविधान है इसमें न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता की चर्चा कहाँ पे की गई है? आपके ऑप्शन है क्या? मौलिक कर्तव्य में चर्चा की गई है, या प्रस्तावना में की गई है, अनुसूचियों में की गई है, या भाग 9 में की गई है? जैसे हम लोग ने दोस्तों अभी पढ़ा है, भाग 9 में किसकी चर्चा की गई? पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित क्या है? पंचायतों से संबंधित है हमारा भाग 9। अनुसूची दोस्तों, भारत में जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान कितनी है? 12 है। अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य तो आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात करें तो दोस्तों इसकी चर्चा की गई हमारी प्रस्तावना में। ठीक दोस्तों, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। और उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया था? 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देशिका प्रस्ताव। दोस्तों ये हमारी उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना है। देखिए, इसमें जो आपके लिए यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार बनते हैं। जैसे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। अगर न्याय की पूछता है दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई। कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अगर स्वतंत्रता की बात करता है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसमें ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसकी बात आपकी प्रस्तावना में की गई है। और दोस्तों प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त करने की बात भी इसमें की गई है। ये दोस्तों कभी क्या होता है, आपको पूछ लेगा आपके संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, या कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, या इसका क्रम पूछ लेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक भाषा की सूची किस अनुसूची में है? जो भारत की जो आधिकारिक भाषा है इसकी चर्चा किस अनुसूची में की गई? जैसे अभी दोस्तों हमने बताया, भारत में जो वर्तमान में अनुसूचियां हैं वो कितनी है? दोस्तों वर्तमान में हमारे पास अनुसूची की संख्या
कितनी, 12 अनुसूची। और जब संविधान बन के लागू हुआ था तब हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अगर जैसे बात करते हैं भाग 1 में दोस्तों, तो भाग 1 में किसकी चर्चा की गई है, वही आपका संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 1। अगर अनुसूची 8 में बात करते हैं दोस्तों, तो अनुसूची 8 में दोस्तों भाषा की चर्चा की गई है। जैसे इसमें दोस्तों क्या हुआ, अनुसूची 8 में टोटल भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और इसमें जैसे दोस्तों बात करते हैं 22 भाषा, जैसे 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों जब हुआ था, इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी आपकी, सिंधी। फिर दोस्तों आपका एक और होता है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 71, इसमें दोस्तों आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी, आपकी ट्रिक बनती है नमक। नमक, इससे आप लोग याद रखें, ना से नेपाली, नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोकड़ी। ये 3 भाषा आपकी जोड़ी गई थी नमक से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका होता है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें दोस्तों आपकी 4 भाषा जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और दोस्तों एक कौन सी थी, संथाली। ठीक दोस्तों, ये आपका जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी। और दोस्तों अगर नवीं अनुसूची की बात करते हैं, तो नवीं अनुसूची दोस्तों जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसमें दोस्तों ये भूमि सुधार से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है, इसमें दोस्तों चर्चा की गई नगर पंचायत की चर्चा की गई है। और ये दोस्तों कब था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या माना गया है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था। उसके 1857 की क्रांति होने के कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन उसका तात्कालिक कारण क्या था। आपके ऑप्शन है सैनिक असंतोष, कारतूस प्रकरण, आर्थिक शोषण या प्रशासनिक अनीति। देखिए प्रशासनिक अनीति ये तो जब से अंग्रेज आए हैं और जब से उन्होंने 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद से उनकी जो प्रशासन की जो नीतियां रही वो अनैतिक ही रही भारत के लिए। ये तो बहुत मतलब दूरगामी कारण में आ जाता है। और ये और आपका आर्थिक शोषण भी दोस्तों ये क्या होते हैं, ये सारे आपके दूरगामी कारण हैं। कौन से, दूरगामी कारण हैं। ठीक दोस्तों, और आपका जो सैनिक असंतोष है, तो लगातार दोस्तों क्या हो रहा था, जैसे 1857 की क्रांति के पहले भी देखे गए थे, भारत में बहुत सारी जगहों पे छोटे मोटे विद्रोह होते रहे, चाहे छुटपुट विद्रोह हो रहे थे। इसी तरह क्या हुआ दोस्तों, एक जब क्रांति हुई थी तो उसमें सैनिक असंतोष का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन इसको तात्कालिक कारण में नहीं जोड़ा जाता है। देखो जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, कारतूस प्रकरण। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के जस्ट पहले भारतीय जो सैनिक थे उनको एक नई राइफल दी गई थी, जिसका दोस्तों जो नई राइफल दी गई थी उसका दोस्तों नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। एक एनफील्ड जो है दोस्तों, एनफील्ड राइफल दी गई थी, राइफल। और इसमें कहा गया था जो इसकी जो दोस्तों कारतूस थी, कारतूस, इसमें दोस्तों क्या था, गाय और सुअर की चर्बी थी। ये इसकी जो कारतूस थी ये गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित होती थी। और गाय और इस कारतूस को चलाने से पहले क्या हो, दांत से छीलना पड़ता था या पीछे का पार्ट को निकालना पड़ता था, तब इसको लोड किया जाता था। तो इसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में एक विद्रोह उत्पन्न हुआ और ये 1857 के तात्कालिक कारण में से एक माना जाता है। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की प्रमुख राजधानी क्या है। जो मगध साम्राज्य था उसकी प्रमुख राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, वैशाली या कन्नौज। ठीक दोस्तों, देखिए बात करते हैं अगर कन्नौज की। कन्नौज दोस्तों जो सबसे पहले कन्नौज को जो बहुत फेमस किया था वो किया था पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय क्या थी, कन्नौज इसकी राजधानी थी। किसके समय, हर्षवर्धन के समय। ठीक दोस्तों, और कन्नौज पे क्या हुआ था,
त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था वो भी कन्नौज में हुआ था, जो 200 साल चला था। और लास्ट में गुर्जर प्रतिहार ने पाल वंश को हरा के गुर्जर प्रतिहार ने इस पे क्या कब्जा किया था। बात करते हैं वैशाली की, तो जो हमारे 16 महाजनपद हैं उसमें से एक प्रमुख महाजनपद था वैशाली, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या थी, वज्जी। तो वैशाली महाजनपद की राजधानी क्या थी, वज्जी इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक दोस्तों, ये हमारे क्या वैशाली क्या था, एक महाजनपद, महाजनपद। जो हमारे 16 महाजनपद है उसमें एक महत्वपूर्ण महाजनपद था वैशाली। अगर दोस्तों तक्षशिला की बात करते हैं तो तक्षशिला फेमस था, एक प्राचीन समय में विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय। ये दोस्तों बहुत प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र था। और ये दोस्तों किस कहाँ पड़ता था, गांधार क्षेत्र में, गांधार क्षेत्र में पड़ता था, यह स्थित था। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र माना जाता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और जो हमारे मगध महाजनपद थी इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो दोस्तों मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और इस पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी, दोस्तों पाटलिपुत्र की जो नींव रखी थी वो हमारे एक शासक थे, उदयन शासक थे। ये दोस्तों कौन से, हर्यक वंश के जो शासक थे, ये किस वंश से थे, हर्यक वंश से। और हर्यक वंश, इनके पिता का क्या नाम था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र थे। और इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था। जो गुप्त काल था वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन रहेंगे पत्थर वास्तु के लिए, स्वर्ण युग के लिए, लोहे के औजार के लिए, फारसी कला के लिए। ठीक दोस्तों, तो गुप्त काल में क्या चीजें जो है, किस चीज के लिए वो ज्यादा फेमस था। देखिए फारसी कला की अगर बात करते हैं तो फारसी कला का जो विकास हुआ है दोस्तों, ये हुआ मुगल काल में। जब मुगल काल चल रहा था तो मुगल काल में जो है फारसी कला के विकास हुआ है, हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलती हैं। अगर लोहे के औजार की दोस्तों बात करते हैं तो लोहे के जो औजार थे ये दोस्तों आपके थे वैदिक या महाजनपद काल में जो है इसका प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था। अगर वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल या फिर महाजनपद, इस काल से दोस्तों क्या हुआ था, आपका लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था काफी बड़े पैमाने पे। अगर वास्तुकला की दोस्तों बात करते हैं तो वास्तुकला के दोस्तों, वास्तुकला से हमें क्या देखने को मिलता है, जो मंदिर निर्माण की कला थी ये वास्तुकला से देखने को मिलती है और बहुत प्राचीन थी। जिसे आप अपने यहाँ दशावतार मंदिर वगैरह हो गए, सब वास्तुकला के एक अद्भुत नमूने हैं। ठीक दोस्तों, जो स्वर्णकार प्रसिद्ध है ये स्वर्ण युग के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि देखिए गुप्त काल दोस्तों स्वर्ण युग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के भी गुप्त काल में ही चला गए थे। क्या दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चले थे, गुप्त काल में थे। इसलिए स्वर्ण युग के लिए भी गुप्त काल को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस महाजनपद से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। जो अयोध्या है वो किस महाजनपद से विशेष रूप से जुड़ी हुई है, किस महाकाव्य दोस्तों, किस महाकाव्य से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। आपके ऑप्शन है महाभारत, रामायण, वेद या उपनिषद। ठीक दोस्तों, देखिए अयोध्या की अगर बात करते हैं, अयोध्या दोस्तों एक क्या है, लखनऊ के पास पड़ता है। लखनऊ से बगल में एक जिला है लखनऊ से जुड़ा हुआ, लखनऊ के बगल में बाराबंकी और उससे जुड़ा हुआ अयोध्या। और अयोध्या दोस्तों क्या है, ये श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, श्री राम की जन्मभूमि है। और अभी यहाँ पे भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो श्री राम की जन्मभूमि क्या रही, अयोध्या। और दोस्तों अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि के जो जीवन पे आधारित जो काव्य है वो कौन सा है दोस्तों, रामायण। तो अयोध्या की चर्चा सबसे ज्यादा कहाँ की है, रामायण में। और रामायण दोस्तों लिखी किसने है, आप लोग ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए अगर महाभारत की बात करते हैं तो दोस्तों महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास ने दोस्तों महाभारत लिखी है। जो वेद हैं दोस्तों, वेद दोस्तों क्या है, वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ होते थे। जो हिंदू धर्म के हमारे प्राचीन ग्रंथ होते हैं उनकी जो चर्चा है, वो जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको वेद कहा जाता था। यानी ये हमारे जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों से संबंधित हैं, के प्राचीन
ग्रंथों से संबंधित हैं, ग्रंथों से संबंधित है। ठीक दोस्तों। और जो उपनिषद होते थे, उपनिषद दोस्तों दार्शनिक ग्रंथ जो होते थे उन्हें उपनिषद कहा जाता था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल हेतु उपयुक्त है? जो काली मिट्टी वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कपास, चावल, गेहूं या गन्ना। देखिए काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके लावा से जो चट्टानें बनती हैं, उसके बाद वो चट्टानों में का जो क्षरण होता है, क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये किस फसल के लिए अधिक उपजाऊ होती है? जैसे दोस्तों अगर चावल की बात करते हैं तो जो हमारी चावल के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है? जो तराई क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, जो वो तराई क्षेत्र जो होता है, तराई क्षेत्र, और वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारे चावल के लिए क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होती है। और दोस्तों अगर तराई क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई। कौन सी दोस्तों? चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चिकनी मृदा, या दोस्तों कौन सी, जलोढ़, जलोढ़ मृदा। और दोस्तों ये जलोढ़ मृदा में ही क्या होता है, गेहूं भी हमारा किस में उगता है, जलोढ़ मृदा में ही उगता है। ठीक दोस्तों। गन्ना हमारा गन्ना दोस्तों ये जलोढ़ चिकनी दोनों मृदा में इसका उपजाऊ होता है। काली मिट्टी में देखो जो काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और कपास का सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको क्या कहा जाता है, रेंगुर मृदा। और दोस्तों ये क्या करता है, ये इसके अंदर जल को सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल को सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, और इसमें ये ज्यादा समय तक नमी को धारण करने की क्षमता भी काली मिट्टी में होती है। ठीक दोस्तों। और ये स्वतः जुताई करने के लिए भी जानी जाती है। किस लिए दोस्तों? स्वतः जुताई, स्वतः जुताई के लिए भी जानी जाती है। कौन सी हमारी? काली मृदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराई क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? जो तराई क्षेत्र है वो कहां पे पाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे दक्कन, हिमालय, मध्य प्रदेश, थार या दमन। देखिए दमन की अगर बात करते हैं, दमन हमारा क्या है, यूटी है। एक आपका हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कहाँ पे पड़ता है, तटीय हमारा गुजरात के जस्ट नीचे पड़ता है। दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, अब दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दमन हमारा यूटी पड़ जाता है। थार की अगर बात करते हैं तो थार का विस्तार दोस्तों भारत में कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। और ये शुष्क क्षेत्र है हमारा, राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान का जो जिला आपका बाड़मेर है, श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, ये जिले आपके थार रेगिस्तान में पड़ते हैं। राजस्थान जो है, एक सेकंड दोस्तों, राजस्थान, वहां पे हमारा थार मरुस्थल फैला हुआ है। अगर दक्कन की बात करते हैं दोस्तों, दक्कन क्या होता है, दक्कन जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन का निर्माण होता है, चट्टानों से निर्मित है हमारा दक्कन। ठीक दोस्तों। बाकी अगर तराई क्षेत्र की बात करते हैं, हमारा कहाँ, हिमालय मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों जो हमारे हिमालय हैं, हिमालय की 4 श्रेणियां कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वो 4 श्रेणियां। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली पड़ती है शिवालिक। तो अगर इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी जो सबसे लास्ट श्रेणी पड़ती है हमारी, कौन सी, शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक की जस्ट पद पे एक बेल्ट पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्तों हमारा तराई क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, नदी जो है पुनः उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ पे नदियां का जो बहाव बहुत काफी तेज हो जाता है। और ये दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है ये चावल के लिए बहुत सहायक होता है। चावल होता है, चावल के लिए उपजाऊ माना जाता है ये क्षेत्र, हमारा जो तराई क्षेत्र होता है। और ये कहाँ दोस्तों पाया जाता है, हिमालय के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वह कौन सा राज्य है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? आपके ऑप्शन क्या है, गुजरात, हाँ
आपके ऑप्शन दोस्तों क्या है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ठीक दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। देखिए, अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की जो टोटल तट रेखा है ये कितना है दोस्तों? जैसे ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत हो गया पहले दोस्तों, ये हमारा प्यारा है भारत, ये भारत का दक्षिण पार्ट है, और यहाँ पे हमारा पड़ता है गुजरात। ठीक दोस्तों, तो ये जो इसकी तटरेखा गुजरात तक है, ये दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी? अप्रॉक्स हो जाती है 1600 किलोमीटर के, 1600 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। और इसी तरह दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हमारा कौन सा हो जाता है? गुजरात। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? हमारी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश हमारा सेकंड सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। तमिलनाडु दोस्तों क्या है? ये थर्ड है। ठीक दोस्तों, सेकंड हमारा कौन सा है? हमारा सेकंड पड़ता है आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु कौन सा है? हमारा थर्ड सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक, अगर बात करते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हमारा जस्ट गुजरात के नीचे पड़ता है, और महाराष्ट्र के जो तट होता है, जो ये तट है, ये हमारा पूरा महाराष्ट्र का तट है, और इसको किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा महाराष्ट्र का तट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के दोस्तों तट को हमारे कोंकण के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसके आंसर भी बताते रहिए। और जो हमारा तमिलनाडु का तट है, जैसे ये हमारा हो गया, इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट के नाम से कौन सा जाना जाता है दोस्तों? तमिलनाडु जो हमारा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो और ये जो अगर दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का जो तट है वो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो केरल वाला दोस्तों तट होता है, इधर वाला, ये दोस्तों जाना जाता है मालाबार के नाम से केरल वाला, कोरोमंडल आंध्र प्रदेश। उधर दोस्तों जो आपका आंध्र प्रदेश वाला पड़ता है, केरल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कोरोमंडल, जो आंध्र प्रदेश वाला आपका उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके कभी इधर क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ चीज का फुल फॉर्म। जैसे आपका पूछे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक दोस्तों, जैसे आपका जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? जो भारत में नोट जारी होती है उसका अधिकार किसके पास है, यानी उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? ठीक दोस्तों, आपके ऑप्शन क्या है? एसबीआई के, वित्त मंत्रालय के, आरबीआई के, नीति आयोग के। दोस्तों देखिए, जो नोट होता है ना, नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं वो आपके होते हैं किसके दोस्तों? आरबीआई यानी गवर्नर जनरल के होते हैं। और दोस्तों गवर्नर जनरल का जो नोट पे सिग्नेचर होते हैं वो 2 रुपए की नोट से लेके 2000 तक की जो सारी नोटें होती हैं, इस पे जो सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। तो दोस्तों अगर आप लोग का क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1 रुपए की नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, तो जो 1 रुपए की नोट होती है, यानी ये मैं लिख देता हूं, जो आपका 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का नोट और प्लस जो सभी सिक्के होते हैं, सभी सिक्के, इस पे सिग्नेचर दोस्तों किसके होते हैं? वित्त सचिव के। और वित्त सचिव दोस्तों किससे संबंधित होता है? हमारा वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। और नोट पे दोस्तों किसके सिग्नेचर होते हैं? हमारे आरबीआई के होते हैं। और आरबीआई के दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 2014, 2015, 2016 या 2017। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती। योजना आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो देश के विकास के लिए योजना बनाना, उसको एक पथ प्रदान करना जिस पे गति करते हुए देश अपने मतलब आगे विकास कर सके, विकसित देश की ओर बढ़ सके। ठीक दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हैं जब 2014 में इंडिया की सरकार आती है, तब 1 जनवरी एक डेट आती है आपकी, 1 जनवरी 2015। इस दिन दोस्तों क्या होता है?
योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना की जाती है, और ये आपको कौन सा होता है, नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं, अगर अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं पीएम हमारे, यानी प्रधानमंत्री। और दोस्तों बाकी जो सभी राज्यों के सीएम होते हैं, या जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके जो उपराज्यपाल होते हैं, वो इसके दोस्तों क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल इसके दोस्तों सदस्य होते हैं। और ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। ठीक दोस्तों, तो नीति आयोग की स्थापना कब हो गई, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई। दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है, ये देखो, सहकारी संघवाद के जो सहकारी संघवाद है उसकी उस सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि सभी की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये दोस्तों क्या करता है, सहकारी संघवाद को दोस्तों क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक दोस्तों, और इसमें जो सभी इसकी जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम है। पहले दोस्तों क्या होते थे, ऊपर योजनाएं बनती थी हमारे टॉप पे, और नीचे तक सारी योजनाएं लागू होती थी। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है दोस्तों, योजनाएं जो होते हैं हमारी क्षेत्रीय स्तर पे बनती हैं और पूरी ऊपर तक लागू होती है। इसलिए इसमें सहकारी संघवाद इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या कैरोटीन के कारण, या मेलानिन के कारण। देखिए मेलानिन जो होता है ये हमारे त्वचा तथा बालों को रंग प्रदान करता है, बालों को रंग प्रदान करता है। मेलानिन दोस्तों क्या होता है, त्वचा तथा बालों को रंग प्रदान करने में सहायक होता है आपका हमारा मेलानिन। ये दोस्तों क्या हो गया इसका, हाँ, त्वचा रंग प्रदान करता है। अरे क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड दोस्तों, कुछ इशू कर रहा है। प्रदान करता है, त्वचा तथा बालों को रंग कौन प्रदान करता है, हमारा मेलानिन। अगर जिस मेलानिन जितना अधिक होगा, रंग उतना ही गहरा होगा। अच्छा, त्वचा और बालों दोनों का रंग उतना ही गहरा होगा। अगर कैरोटीन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो गाजर का नारंगी रंग होता है, गाजर का नारंगी रंग, ये आपका दोस्तों रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं, तो दोस्तों क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जो पौधों में हरा रंग होता है, ये दोस्तों किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसमें दोस्तों, पौधों में हरा रंग, ये दोस्तों किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, वो ब्लड में का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जितना हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी, हमारा रंग जो ब्लड का रंग होता है वो उतना ही गाढ़ा होता है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का एआई इकाई क्या है, जो विद्युत धारा की एसआई मात्रक है, वो एसआई इकाई है, वो क्या है। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं विद्युत धारा की, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वोल्ट, ओम, एम्पियर, वॉट। ठीक दोस्तों, आधी ये सारे क्वेश्चन आपकी जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। देखिए जो वोल्ट होता है, वोल्ट का आपका क्या होता है, वोल्ट किसकी इकाई है, विद्युत विभवांतर की। ओम दोस्तों किसका ही, विद्युत प्रतिरोध की। वोल्ट किसकी दोस्तों, विद्युत विभवांतर की। ओम दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ओम किसकी इकाई है, ओम हमारा है विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है दोस्तों, हमारी ओम है। विद्युत धारा की अगर बात करते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, एम्पियर की इकाई हो जाएगी। विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी एम्पियर। और हमारा जो वॉट होता है, ये किसकी होती है,
विद्युत शक्ति की। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हो गए 24 जनवरी, 26 जनवरी, 1 नवंबर या 15 अगस्त। जैसे 15 अगस्त को हम लोग का दोस्तों कौन सा गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। 1 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, हमारा 1 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश के नाम जो संयुक्त प्रांत है उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था, और इसीलिए 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है। जो पौधों में खाद्य का निर्माण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पाचन के द्वारा और सर्जन के द्वारा। तो दोस्तों पौधों में जो खाद्य निर्माण होता है ये हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधे जो है सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जो है अपना भोजन स्वतः ही निर्माण करते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। देखिए आपके ऑप्शन होगा वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या सूरदास। देखिए वेद व्यास की अगर बात करते हैं दोस्तों तो वेद व्यास ने क्या लिखा है, हमारा महाभारत। महाभारत का रचयिता दोस्तों कौन है, वेद व्यास। वाल्मीकि ने दोस्तों क्या लिखी है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लेकिन वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो संस्कृत में लिखी है। रामायण किस में लिखी है दोस्तों, संस्कृत में। बाकी अगर आपका जो सूरदास है, सूरदास की दोस्तों प्रमुख रचना क्या है आपकी, सूर सारावली। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये दोस्तों किसकी सारी रचना है, सूरदास की हो जाती है। और रामचरितमानस दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया। रामचरितमानस जो हमारे श्री राम, जो हमारे आदरणीय हैं श्री राम, इनकी क्या दोस्तों जीवन की जो पूरी कथा है वो आपका इसमें रामचरितमानस में देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये इसरो संपन्न करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई। ठीक दोस्तों, देखिए जितने संस्थान हैं जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसरो की दोस्तों बात करते हैं स्थापना कब हुई थी। इसरो की दोस्तों स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और इसकी स्थापना दोस्तों कौन करता है, जो हमारे डॉक्टर कौन थे, साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, बेंगलुरु में। और दोस्तों हमारा जो सतीश धवन प्रक्षेपण यान सेंटर है इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में पड़ता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नील पर्वत उत्सव या महोत्सव किस राज्य में से है। जो नील पर्वत है या उत्सव या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, इसका संबंध ये किस राज्य से है। आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। ठीक दोस्तों, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका जो आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में एक नील पर्वत पड़ता है, वहीं पे जनजातियों द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जिसे नील उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आपका मेघालय आपका पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा, जिसकी प्रमुख श्रेणियां हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्रम बार बार पूछा जाता है, मिसमी, अबोर और ये डाफला। इसका दोस्तों बार बार मिसमी, अबोर, मिली, डाफला पूछा जाता है। ये बार बार क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दोस्तों ये आपका मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला, ये आपका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसका क्रम पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारी श्रेणियां जो है, पर्वत श्रेणियां आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया। इसी तरह दोस्तों अगर नागालैंड की बात करते हो तो नागा हिल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में आपकी एक कौन सी है, जम्पुई रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी लुसाई हिल्स आपकी मिजोरम में, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको मिजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं जो उत्तर पूर्व भारत है उसकी पहाड़ियों से।
ठीक दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसे लगी, और जल्द से जल्द दोस्तों आपकी लाइव क्लास आएगी। फिर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।